Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. In today's lecture, we are going to discuss first chapter of class 10th, that is chemical reactions and equations. So let's start our chapter. तो आज के वीडियो के अंदर हम ये चार टॉपिक कवर करने वाले हैं, that is physical changes, chemical reactions and characteristics features of a chemical reaction with the help of some activities. तो सबसे पहले जानते हैं कि what actually is chemistry. तो chemistry क्या है? वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मैटर. क्लास 9th में आप लोगों ने मैटर को बहुत अच्छे से पढ़ा है. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस. तो दो प्रॉपर्टी क्या है मैटर की? उसके पास मास होना चाहिए एंड इट मस्ट ऑक्यूपाई अ स्पेस. हमने काफी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है. नॉर्मली हमारे सिलेबस में 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बाकी तो और हैं जिनको अभी ज्यादा हम स्टडी नहीं करते हैं. एनीवेज, बैक टू केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मैटर की कंपोजिशन, कि मैटर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं हम, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं और किस तरीके से मैटर की एक फॉर्म मैटर की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. कन्वर्जन हो रहा है यानी कि चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं. तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम 3 चीज की स्टडी करते हैं. कंपोजिशन ऑफ मैटर मींस किस चीज की बनी हुई है, क्या प्रॉपर्टीज है और किस तरीके से कोई भी एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है. एयर के कंपोजिशन की ही बात कर लेते हैं. तो मैंने फिर से यहाँ पर वर्ड यूज किया कंपोजिशन. इसका मतलब मैं यहाँ पर एयर की स्टडी कर रही हूँ. तो इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. अब नाइट्रोजन के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बताइए इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. इसका मतलब मैं यहाँ पर इसकी नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रही हूँ. लाइकवाइज यहाँ पर अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो वाटर भी प्रेजेंट है. वाटर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है. आपसे पूछ लिया जाए, बताइए वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो आपने बताया 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है. तो आपने क्या बताया? इसकी कंपोजिशन बताइए कि वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की. अगर आपने मान लीजिए वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम है, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो वो सब कुछ हम कहाँ स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. इसके अलावा काफी सारे चेंजेस जो हर पॉइंट पर एट एवरी इंस्टेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस हमारे चारों ओर हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, तो वहां भी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है. हमारी बॉडी के अंदर भी आपको पता है 90% वाटर होता है. अभी गर्मी का टाइम है, आप ये लगा लीजिए तो इवेपोरेशन हो रहा होगा, यू मे बी स्वेटिंग. अगर आप सोच सकते हैं कि नहीं जी हम तो एसी के कमरे में बैठे हैं, फिर भी हमें ये पता है दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट. जब इवेपोरेशन मैंने बोल दिया तो इवेपोरेशन के अंदर होता क्या है? वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर क्या हुआ है? चेंज हुआ है लिक्विड टू गैस. तो चेंज को ही हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर. सो लेट्स डिफाइन केमिस्ट्री. What is chemistry? It is the branch of science that deals with the study of composition, जो कि कंपोजिशन की को डील करती है. उसकी प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? मैटर की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं. एंड द कीवर्ड इज हियर ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया? सिंपल टर्म बोले तो चेंजेस की स्टडी हो रही है यहाँ पर. सो केमिस्ट्री डील्स विद द चेंजेस दैट अकर्स अराउंड अस. ओके, तो जब हमने बात कर ली यहाँ पर चेंजेस की, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस. तो कौन कौन से हैं वो 2 चेंजेस? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सो दोनों को भी, ये दोनों टर्म्स जो है आप ऑलरेडी यू आर वेल अवेयर क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस और क्या होते हैं केमिकल चेंजेस. चलिए फिर भी थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं फिजिकल चेंजेस के लिए. तो फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो कोई भी कंपाउंड है सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन है यानी कि उसकी जो बेसिक कंपोजिशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. So, a process in which a substance changes its physical appearance. Physical appearance के अंदर change आ सकता है, लेकिन उसकी basic जो composition है उसमें कोई change नहीं आएगा. There is no change in the basic composition. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम टीयरिंग ऑफ पेपर. आपके पास एक पेपर है, आपने क्या किया? इसको फाड़ दिया. सिंपली आपने सिर्फ फाड़ा है.
तो इस टीयरिंग के बाद भी इसके दो पीस बन गए हैं, तो अब जो दो पीस आपको नजर आ रहे हैं इनकी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन जो है वो तो सेम है पहले भी, और ये वाला पार्ट था जब पूरा का पूरा पेपर था और बाद वाला पेपर, ये भी पेपर है एंड दिस वन इज ऑल्सो पेपर। ठीक है, कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ गया। पहले आपको पूरी फुल शीट नजर आ रही थी और आपको इसके सिर्फ कुछ पीसेस नजर आ रहे हैं, टुकड़े नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, इसकी बेसिक हम बोलेंगे फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया है, लेकिन बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, देन इट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर बर्फ पिघलती है, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या हो गया, वाटर जो कि सॉलिड स्टेट में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लेकिन पहले भी वो पानी ही था, पहले भी उसका फॉर्मूला H2O ही था और बाद में भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इसका मतलब इसके फॉर्मूला में, इसकी बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सेम बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात कर ली जाए, बॉइलिंग के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। लेकिन पहले भी ये वाटर ही था, पहले भी इसका फॉर्मूला H2O ही था और बाद में भी इसका फॉर्मूला H2O ही है। इट मींस इसकी बेसिक कंपोजिशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। सेम डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, आपने चीनी को पानी में घोल दिया, लेकिन आप दोबारा से चीनी चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसको बॉईल कर दीजिए। अगर आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद क्या हो जाएगा, जो आपकी शुगर है वो तो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, उसको बोल दिया हमने रिक्रिस्टलाइजेशन। और जितना भी वाटर था आपने यहाँ पे इसके नीचे बर्नर लगाया, बंसन बर्नर रख देते हैं और इसको बॉईल करना शुरू कर दिया, तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल था वो तो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, यू विल गेट योर शुगर मॉलिक्यूल्स बैक। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। हाँ, ये हो सकता है कि पहले क्रिस्टल की फॉर्म में आपने अपनी शुगर डाली होगी और अभी आपको बाद में क्लेयर की फॉर्म में मिल जाएगी, इसका मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई है, लेकिन शुगर का जो फॉर्मूला था वो अभी भी सेम ही है। पहले भी शुगर क्या थी, C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। और बाद में जब आपने इसको हीट करके वाटर को उड़ा दिया यहाँ से, उसके बाद भी फॉर्मूला रिमेन सेम, दैट इज C12H22 एंड O11। ओके, सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड ऑन हीटिंग, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसको जब आप हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वापस से जब इसका कन्वर्जन किया जाएगा तो दोबारा से आपको अमोनियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन मिल जाता है, इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज योर केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। इस बार क्या होगी, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पिछली बार हमने पेपर को फाड़ा था, टीयरिंग ऑफ पेपर वाज अ फिजिकल चेंज, लेकिन जब आप उसको जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपका जो व्हाइट शीट थी पेपर की, अब वो कन्वर्ट हो चुका है ऐश के अंदर। ऐश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे राख बन चुकी है। ये व्हाइट कलर का आपका अच्छा खासा पेपर था और अब आपको मिल गई है ब्लैक कलर की ऐश। तो अब यहाँ पर कंपोजिशन के अंदर भी चेंज हो गया है। कैसे, जब आपने उसको बर्न किया, बर्निंग होती है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर इस पेपर के अंदर जितना भी कार्बन प्रेजेंट था वो सारा का सारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल चुकी है, इसका मतलब इस पेपर के अंदर जितना भी कार्बन था वो खत्म हो चुका है। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इस पेपर की और इस ऐश की वो डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, डिकेइंग ऑफ प्लांट्स है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, बेशक वो प्लांट्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर दी जाए या फिर हम पोटेशियम क्लोरेट की बात कर दें, इन सब के अंदर क्या है, केमिकल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने मिल्क से दही जमा दिया है तो दही से आप वापस से मिल्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। बाकी एक और एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी बोल सकते हैं। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट इज योर केमिकल रिएक्शंस। तो अब तक तो हमने थोड़ा सा क्विक रिव्यू लिया है, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज केमिकल रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं जितने भी जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। क्यों, कि केमिकल चेंजेस में रिएक्शन ही तो होती है,
So we can say chemical changes are also called chemical reactions. तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। जो पुराने सब्सटेंस होते हैं, हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, उनको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में केमिकल चेंज हमने कर लिया। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस। जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उनको तो हमने क्या बोल दिया, उनको हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट्स, दिस वन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस बन जाएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, दिस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। So the new substance formed as a result of chemical reaction are called products. तो इनको हमने बोल दिया products. तो हम बात करें the product thus formed have properties which are entirely different from those of the reactant. ये तो है ही, जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से काफी डिफरेंट होती है। तो कुछ एग्जांपल से इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी की गई है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, उसको सबसे पहले क्लीन किया गया, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन होता है कुछ इस तरीके से है, मैग्नीशियम का रिबन पहले इसको क्लीन किया जाता है रब करके, ताकि इसके ऊपर कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो सारी की सारी हट जाए। फिर ये जो आपको दिख रहा है चिमटा जैसा, इसको बोलते हैं टोंग्स, TONGS, टोंग्स। टोंग्स की हेल्प से आपने उस रिबन को होल्ड किया और फिर एक जलती हुई तिल्ली इसके पास लेके आए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसको जलाएंगे तो यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट नजर आ रही है, ठीक है। ये जो व्हाइट लाइट आपको नजर आ रही है इस डायग्राम में देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा ये मैग्नीशियम का आपको रिबन नजर आ रहा होगा यहाँ पर। और जैसे ही इसको जलाया जा रहा है तो ये व्हाइट कलर की लाइट आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये लाइट जो है एक प्रोडक्ट बन गया इस केमिकल रिएक्शन का। इसके अलावा जब पूरी बर्निंग हो जाएगी तो नीचे आपको यहाँ पर राख मिलेगी, ऐश मिलेगी। ये जो ऐश मिल रही है दैट इज ऑल्सो व्हाइट कलर्ड ऐश, ठीक है। यहाँ पे अंधेरा लग रहा है इसलिए इतना ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे लैब में दिन के अंदर तो ये व्हाइट कलर की आपको दिखेगी। ये है प्रोडक्ट, मींस जलने के बाद क्या बच जाएगा, व्हाइट कलर की ऐश बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी एक्टिविटी आई होप आपको समझ में आई होगी। क्या किया गया था, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया, उसको पहले क्लीन किया गया, फिर उसको आपने क्या किया, टोंग से पकड़ा, होल्ड करके इसको जला दिया गया। जलाने के बाद क्या हुआ, हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे हमें देखा कि व्हाइट कलर की लाइट मिल रही है, इसके अलावा व्हाइट कलर की ऐश मिल रही है। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट बन गए हमारे पास, ठीक है। रिएक्टेंट, रिएक्शन से पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम रिबन लिया था। और जब आप इसको बर्न कर रहे हैं इसका मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो बर्निंग के अंदर ऑक्सीजन है, पहला रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन्होंने रिएक्शन की और एक व्हाइट कलर की ऐश बना दिया, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें इस एक्टिविटी से तो क्या निकला, मैग्नीशियम ऑन बर्निंग फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज अ व्हाइट पाउडर। तो यहाँ पर व्हाइट पाउडर मिला है, इसका मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम हमारा रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी हमारा रिएक्टेंट है। इसके अलावा और क्या मिला, यहाँ पर हमें व्हाइट कलर की लाइट भी तो नजर आ रही है, तो ये जो हीट है, लाइट है, दीज आर ऑल्सो लिबरेटेड, ये भी हमारा प्रोडक्ट ही है एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, दो टेस्ट ट्यूब ली गई है। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया जो कि कलरलेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लिया गया है। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया गया, ये भी कलरलेस है। लेकिन फिर क्या किया, इस सॉल्यूशन को इसके अंदर मिक्स कर दिया गया। मिक्सिंग के बाद यहाँ पे ऐड कर रखा है, मिक्सिंग के बाद जो आपका टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन आया ये भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, ठीक है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। तो यहाँ पर कलर कैसे आ गया, अगर दो कलरलेस सॉल्यूशन को आपने मिलाया तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो भी कलरलेस हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे कुछ येलो कलर की आपको प्रेसिपिटेट नजर आए। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है।
तो precipitate is an insoluble solid that emerges from a liquid solution or suspension by a chemical or physical change. तो इसके अंदर क्या हुआ है, कुछ रिएक्शन जरूर हुई है जिसकी वजह से पहले तो एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा था आपको, लेकिन इनको जैसे ही मिलाया तो नीचे कुछ चीज बैठ गई, यहाँ पर इस जो नीचे सेटल हो गई है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं। तो इस रिएक्शन का हम ऑब्जर्व क्या किया है, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। और अगर हम इसका कंक्लूजन की बात करें तो क्या कंक्लूड करें हम यहाँ से, हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बना है विच इज येलो इन कलर। ठीक है, और कब बना ये, व्हेन वी हैव एडेड टू कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों से कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है और इस रिएक्शन की वजह से ही क्या बन गया है, येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुआ है, तो चेंज की वजह से ही यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई है। एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। इस बार हमने क्या किया, एक्टिविटी 1.3 के अंदर यहाँ पर एक आपने कॉनिकल फ्लास्क ली और इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे कण डाल दिए, जिंक पीसेस बोल दीजिए, जिंक ग्रेन्यूल्स बोल दीजिए, मीन्स ये लगा लीजिए दाल के साइज के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसी को हम जिंक ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं और कुछ नहीं है। अब क्या किया गया, बाहर से इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया गया। जैसे ही आपने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया तो क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, इस जो जिंक के टुकड़े थे यहाँ पे छोटे छोटे, इसके चारों ओर बबल्स इकट्ठे हो गए। ये जो बबल्स हैं ये ऊपर आएंगे क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड है, तो क्या हो जाएंगे, ये बबल्स ऊपर उठेंगे और यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे। तो बाहर निकलने से रोकने के लिए क्या किया, फटाफट आपने इस पे ढक्कन लगा दिया। इस ढक्कन को क्या बोल रहे हैं, हम कॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर क्योंकि तब तो एकदम से निकलता, जैसे ही आपने यहाँ पर इसको बंद कर दिया तो सारे के सारे जो है यहाँ पे गैस है वो इकट्ठी हो चुकी है, जो बबल्स है इसका मतलब कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है यहाँ से। अब इस गैस को यहाँ से बाहर निकलने का मौका दिया गया। जैसे ही आपने इस कॉर्क में से एक पाइप फिट करके निकाल दी तो इसको फिर से मौका मिल गया। अब ये गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से गैस बाहर निकल रही है। अब हमें कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज क्या है कि जब अगर कोई गैस है, हम नहीं मान पता हमें कौन सी गैस है, लेकिन जैसे ही एक माचिस की तिल्ली अगर आपने यहाँ पर इस गैस के पास लेके आओगे और वहां पे पॉप साउंड आएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो भी गैस निकली है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर, स्प्लिंटर से आपको डरना नहीं है, कोई समझ लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स है जहां से आग निकल रही है। बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट क्लोज टू द गैस दैट कम्स आउट, तो क्या हो जाएगा, द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और जैसे ही आपको यहाँ पे ये वर्ड नजर आए पॉप साउंड अगर आ रही है, इसका मतलब वो गैस कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगी। सो इट इज हाइड्रोजन गैस। और जब हम एक और ऑब्जर्व किया, क्या थी दूसरी ऑब्जर्वेशन, जैसे ही आपने इस कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ पे टच किया बाहर से ही, अंदर हाथ नहीं डालना है आपको, बाहर से आपने इसको टच करके देखा तो ये गर्म थी। ठीक है, इससे हमने क्या देखा, योर कॉनिकल फ्लास्क वाज वार्म, इसका मतलब गर्म है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंज ऑब्जर्व किए, पहला चेंज यहाँ पे बबल्स आ गए, जिसको जब हम अपने बाहर निकलने दिया और एक बर्निंग कैंडल लेके आए या फिर एक बर्निंग स्प्लिंटर इसके पास लेके गए तो वहां पे पॉप साउंड आई। इससे हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो गैस है दैट वाज हाइड्रोजन।